हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवराज। स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ, है ना, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, चलो देख लेते हैं। केमिकल, ठीक है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने केमिस्ट्री में। ठीक है ना, अगर आप बात करें किसके टॉपिक 11 क्लास के लिए, या फिर आप बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नीट हो गई या फिर है ना जेई हो गई, या उसके अलावा जो हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती हैं ना, जैसे आईआईटी वगैरह, उनके एस्पेक्ट में भी जो चैप्टर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और उसके अलावा इनडायरेक्ट एस्पेक्ट भी इस चैप्टर का अच्छा खासा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोल कंसेप्ट में सवाल आते हैं, उसमें भी ये लोग क्या करते हैं एग्जाम वाले, है ना, इनके कंसेप्ट को मिस कर देते हैं। या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सवाल आता है उसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, वो बड़ा उसका इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है ना, अगर ये नहीं आता तो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम भी थोड़ा सा टफ लगता है। अगर ये आता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ नई बातें सीखना होती है, मतलब इन सब बातों को नहीं दोहराना पड़ता है कि रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल क्या है ना, इक्विलिब्रियम किस तरीके हो रही है। या फिर अगर मान लो मैं बात करूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन के बारे में, तो वो भी क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनाइज नहीं करता है। ठीक है, यानी 10%, 20, 30, 40, 50, मतलब 100% से कम होता है आयनाइजेशन उसका। ठीक है, तो उसमें भी बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, मतलब है ना, आयनाइज और अनआयनाइज स्पीशीज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहता है, मतलब वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम को जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, हर लिहाजे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ना। तो सिंपल चैप्टर है, आसान चैप्टर है, तो बेसिक और थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया चैप्टर के बारे में। एक चीज़ छोटी सी मैं आपको और क्लियर करता हूँ चैप्टर के बारे में कि इसका वेटेज क्या होता है। तो वेटेज इनडायरेक्टली भी अच्छा होता है, डायरेक्टली भी अच्छा होता है। डायरेक्टली इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इन जनरल। इनडायरेक्टली, हाँ, इनडायरेक्टली भी किसी ना किसी चैप्टर में इसका कंसेप्ट आकर के इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, मतलब 2-3, 1-2 क्वेश्चन एवरेज मान के चलो, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन मोटे मोटे, या कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसे सवाल आते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अगर हम जनरल बात करें तो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल एग्जाम बात करी, मतलब कहने का कि कौन सी एग्जाम की बात करें, तो नीट और आईआईटी जेई की बात करी। ठीक है, इन जनरल कह रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वेरी करता है ये चीज़ें जो है, लेकिन स्टिल मोटा मोटा अंदाजा आपको लग गया होगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू में बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स, है ना, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, बेसिक पूरी हवा में जो होती है ना बातें, बिल्कुल हल्की हल्की, जो समय ऑलरेडी पता होती है। थोड़ा सा उससे क्या होगा, माहौल बन जाएगा चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद एक बार माहौल बन जाएगा तो उसके बाद डिटेल में जाएंगे, अच्छे से बिल्कुल अंदर तक जाएंगे, लीचेटले सब कुछ अच्छे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक बातों से केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब अगर हम पूछो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन नाम से सबको पता है, कुछ चीज़ें तो बेसिक है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो, मतलब दोनों डायरेक्शन में, मतलब अगर मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रिएक्शन हो सके, मतलब एक बार रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाया जा सकता है, या साथ में होगी रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो फिर आप स्पेशल कंडीशन क्रिएट करोगे कोई ना कोई, या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करोगे तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। नहीं, जो भी आपने कंडीशंस रखी हुई है उसी सेम कंडीशन पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और साइमल्टेनियसली यानी एट अ सेम टाइम प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट जो है वो बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं, कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और उससे उल्टी, यानी एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत बेसिक है, इसमें क्या बताने हैं, तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहुत सारी बात नहीं कर ली। मतलब हम इस रिएक्शन में कह सकते हैं प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, और ये वाली को हम कह सकते हैं प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, उसके अलावा इस रिएक्शन को हम यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, और उसको बाय डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनी मतलब क्यों, यूनी मतलब एक, बाय मतलब दो, तो एक ही दो डायरेक्शन है इधर, देखो एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, मतलब ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। इसको हम कह सकते हैं बाय डायरेक्शनल, और इसको हम कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल, यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन पे जा रही है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन भी कहते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम बाय डायरेक्शनल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बाय डायरेक्शनल रिएक्शन और यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक सिंगल एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिख रहा है ना, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा किस तरीके से, इस तरीके से, मतलब 2 एरो, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दो एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको ऐसी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। कई बार किताबों में लिखा रहता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कई बार ऐसा लिखा मिलेगा साइन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है वो नियर टू द प्रोडक्ट हुआ है, यानी प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। इसका सिग्निफिकेंस या इसके बारे में चर्चा
डिटेल में आगे चल के बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। या कई बार आपको देखने को मिलेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कहने का कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने की रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रेट से प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने की रेट ज़्यादा, शुरू में ऐसे ही होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट होती है बराबर हो जाती है, तो उस टाइम पे इसका रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि रिएक्टेंट ये लिखा गया है और प्रोडक्ट क्या लिखा गया है। अब साइन तो ऐसे ही बनेगा लेकिन बीच में ऐसे बना देते हैं, मतलब सेम इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम किस जगह पे है और कितना प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कौन सा स्टेबल है। कई बार बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट बताया जाएगा, या कई बार पॉइंट इधर बना रहेगा, कई बार पॉइंट इधर बना रहेगा। तो इसका ये मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस खैर मैं आपको बताऊंगा आगे चलिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना बड़ा होगा थोड़ा उनको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं, आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर ले तो एग्जांपल जैसे कि हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन से हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनका जो आयोनाइजेशन होता है, मतलब पानी पर डालने पर जो डिसोसिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं, वो जो आयनाइज करते हैं वो रिवर्सिबल, अरे सॉरी, इसका एग्जाम्पल है ये वाला, है ना, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर है। मतलब आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट, ठीक है, या सॉल्ट, इनका जब आयनाइजेशन होगा, यानी एग्जांपल के तौर पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, या हमने मान लो कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, तो डालोगे जैसे पानी में तो क्या दे देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये पूरा आयनाइज जाते हैं, मतलब ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ये बन जाते हैं, ठीक है। हमने कोई सॉल्ट लिया इस एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, ये क्या दे देगा, Na पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो इनका आयनाइजेशन जो हो गया वो कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, है ना, उसके अलावा हम क्या और क्या बातें कर सकते हैं, मैं मिटा लेता हूं पहले इसको, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा और अच्छा एक और चीज सुनो, अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जो कि ओपन कंटेनर पे हो रही है, कैसी रिएक्शन, जो ओपन कंटेनर पे हो रही है। अब अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है जो ओपन कंटेनर पे हो रही है, जैसे मान लो हमने बात करी N2 और H2, चलो ये भी अपने पास गैस थे, ये भी क्या थे अपने पास गैस थे। मान लो कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लो, जैसे MgCO3 या फिर CaCO3, ये डिकम्पोज करेंगे तो क्या बना लेगा, Mg और साथ में CO2, ये क्या बना लेगा, CaO, ये सॉलिड है, मतलब ये रेसिड्यू है बचा हुआ, ये भी सॉलिड स्टेट पे था, डिकम्पोज करा, ये CO2 बन गया, CO2 बन गया, क्या बन गया, ये CO2 बन गया, CO2, ये तो गैस है, फिर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी मीडियम से, ठीक है। तो जिस मीडियम पे ये, अब देखो ये ओपन कंटेनर पे, ये जो रिएक्शन है ये ओपन कंटेनर पे हो रही है, ये मैंने एक साथ लिख दिया, इसका मतलब नहीं है कि कंटेनर पे या तो ये है या तो ये है, या तो ये ले लिया या ये ले लिया, ठीक है। दोनों में क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, ये रेसिड्यू है, ठीक है, ये बचा हुआ मसाला है, और ये गैसेस है, यानी क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, मतलब ये बाहर हो जाएगा। क्या इस रिएक्शन को आप बैकवर्ड डायरेक्शन पे ला सकते हो, नहीं, CO2 निकल गई तो अभी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन पे नहीं ला सकते। तो ऐसी गैसियस रिएक्शन जो ओपन कंटेनर पे होती है वो भी कैसी रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लेकिन अगर वही गैसियस रिएक्शन अगर क्लोज कंटेनर पे हो, यानी गैसियस रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर या ओपन कंटेनर या क्लोज कंटेनर, है ना, यहाँ ओपन था या क्लोज था, तो जैसे मान लो यही रिएक्शन यहाँ पे लिख दी मैंने, लेकिन ये कंटेनर कौन सा क्लोज है, तो आप CO2 मतलब आप रिवर्स, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, अभी थोड़ा सा समझ लो। आप CO2 का अगर प्रेशर बढ़ा दो या थोड़ा सा बाहर से CO2 डाल दो, है ना, गैसेस स्टेट है, आप कहीं से भी CO2 पास करवा के अंदर डाल सकते हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, मतलब आप फिर से MgCO3 और CaCO3 को रिगेन कर लोगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे लाई जा सकती है तब जब रिएक्शन कौन सी कंडीशन पे कराई जाए, क्लोज कंटेनर पे कराया जाए, और ओपन पे कराओगे तो रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, उसके अलावा हमने बात करी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। उसके अलावा कुछ गैसेस रिएक्शंस जो प्योरली गैसेस होती है लेकिन स्टिल, है ना, वो कैसी होती है, एग्जांपल के तौर पर जो भी गैसेस रिएक्शन होगी, जो भी क्या होगी, गैसेस रिएक्शन होगी, गैसेस रिएक्शन जितनी भी होगी, ठीक है, अगर वो ओपन कंटेनर पर करा रहे हैं तो फिर हो जाएगा, जो भी गैसेस स्पीशीज बनेगी तो रिवर्सिबल नहीं होगी। लेकिन वो सारी रिएक्शन जो क्लोज कंटेनर पर करा रहे हैं उसको तो आप रिवर्सिबल ला सकते हो, तो सारी की सारी रिवर्सिबल होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। उसके अलावा दो चार एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने AgNO3 NaCl पर डाल दिया, ठीक है, एक बार मिटा लेता हूँ पहले मैं इसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या किया हो, ठीक है, जैसे आपने क्या करा, AgNO3, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, बहुत काम की चीज होती है, ठीक है, लैब के अंदर बताऊंगा आगे चल के कभी, ठीक है। इसमें आपने डाल दिया NaCl, ये क्या बना लेगा, AgCl, और साथ में क्या दे देगा, अभी देखो NaNO3 बना लेगा, भले ही बना ले लेकिन इसके लिए सॉल्ट कोई टेंशन नहीं है इसका,
NaN। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये AgCl जो है ना ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा प्रेसिपिटेट, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट इसका क्या मतलब है कि आपने क्या लिया, इसमें आपने NaCl का सोल्यूशन लिया और NaCl में आपने बाहर से क्या करा, थोड़ा सा AgNO3 डाल दिया, आपको क्या मिल गया, तो यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट बन जाएगा किस चीज़ का बेटा, AgCl का। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो PPT बन गया, ये प्रेसिपिटेट बन गया। अब आप इस प्रेसिपिटेट से वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे नहीं करा सकते, स्टेबल कंपाउंड इतना है कि ये रिएक्शन वापस से ऐसा नहीं होगी NaNO3 के साथ रिएक्ट करके ये दे देगा, ये स्टेबल कंपाउंड है, ये आयनाइज नहीं होगा आसानी से, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन पे लाया नहीं जा सकता, यानी रिएक्शन कौन सी हो गई, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो इरिवर्सिबल के नीचे ये वाला एग्जांपल आप जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो भी होती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चल रहा है, इसमें कोई बहुत सिर्फ एक प्रकार से एक फील्ड डेवलप करवाने के लिए हम कह सकते हैं इन चीज़ों को पढ़ रहे, नहीं भी पढ़ाते तो ये बेसिक चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। देखो वैसे सवाल पूछने से पहले मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ। पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सुनी होगी आप लोगों ने। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप लैब में करते हो टाइट्रेशन भी कहते हो, ठीक है। लेकिन टाइट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सारी की सारी जो टाइट्रेशन हो रही है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन होती है, क्या इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा आगे चल के। आपने मतलब टाइट्रेशन करवाया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई, मान लो NaOH और HCl के स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। शायद पता हो नहीं पता तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में बताऊंगा कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिलहाल तौर पर है मान लो, ठीक है। तो क्या बना लेगा NaCl और NaCl और साथ में H2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। तो जाहिर सी बात है ये तो वाटर निकलने ही निकला, इसका बैकवर्ड डायरेक्शन हाइड्रोलिसिस कहलाता है। लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता, वो इरिवर्सिबल होता। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, इरिवर्सिबल। लेकिन जो भी न्यूट्रलाइजेशन ऐसा होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात करी HCOOH के बारे में, HCOOH के बारे में, HCOOH ले लो या फिर CH3CO मतलब फॉर्मिक एसिड ले लो या एसिटिक एसिड ले लो, जो लेना ये क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। और आप इसके साथ में NaOH ले लो, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक कोई भी एक कंपोनेंट भी ऐसा आ गया जो वीक है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा। और जब वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा, ये ऐसी स्पीशीज हो गई जिसका अल्फा जो होगा वो <1 रहेगा, मतलब ये कभी भी आयनाइज नहीं होगा। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो इसका मतलब ये कभी भी जो रिएक्शन है वो कभी ये पूरा डिसोसिएट हो ही नहीं रहा। इसका मतलब इसको भी मजबूरी में, पूरी रिएक्शन को मजबूरी में रिवर्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट कर ही नहीं रहा। मतलब ये आफ्टर द रिएक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, और चूंकि आफ्टर द रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, हम ऐसा कह नहीं सकते कि रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो आफ्टर द रिएक्शन रिएक्टेंट जो होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, और ये 100% जितना मैक्सिमम बन सकता था बन जाता है, और ये 0% रह जाता है आफ्टर द रिएक्शन। लेकिन मतलब ये रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट होती है, 100% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, एट द सेम टाइम दोनों स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट नहीं होती। तो कितनी होती है, लेस देन 100% होती है। कितनी भी हो सकती है बस लेस देन 100% होगी, मतलब इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा रिएक्टेंट वाली स्पीशीज का वो लेस देन 1 होगा। इसको आगे चल के मैं बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो भी रिएक्शन हो जाएगी, जैसे मान लो इसमें भी क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना, H2O बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा साथ में, इसमें बन जाएगा CHCOONA, यानी बन जाएगा HCOONA, सॉल्ट बन गया। कोई समस्या नहीं है, ढंग से नहीं लिख रहा कोई बात नहीं, HCOONA, और ये बन जाएगा बट आपका H2O, ठीक है। शायद कोई टेंशन नहीं है, क्लियर दिख रहा होगा, H2O, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो याद रखना, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसमें दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो रिएक्शन कौन सी होगी मैं लिख ही देता हूं। तो आप एक काम करना, इसको कैप्चर कर लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उस पूरी बात को आप समराइज कर सकते हो 2 पॉइंट से, क्या कि इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच इज न्यूट्रलाइजेशन, आप डायरेक्ट लिख लो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base is an example of irreversible reaction, while neutralization of acid and base other than the strong and strong base, ठीक है, यानी other than the strong acid and strong base मतलब strong acid और strong base के अलावा जो acid और base होंगे उनका जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो क्या होगा, irreversible होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, is an example of
रिवर्सिबल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बहुत सारे एग्जांपल ले, चलो ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ले लिया NH4OH, ठीक है। तो क्या बनेगा, H2 तो बनना ही बनना है और साथ में NH4Cl बन जाएगा। तो ये भी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। बनेगा क्या अपने पास, NH4Cl और H2O। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो मैंने ले लिया है और क्या ले सकते हैं हम, कोई दूसरा एसिड ले लें। चलो मैंने ले लिया H2SO4 और इसकी जगह ले लिया हमने KOH, या चलो इसकी जगह हम ले लेते सिंपली CaOH, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे है बताऊंगा आगे चल के, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। क्या बनेगा बेटा, कुछ भी नहीं बनेगा। H2 तो बनना ही बनना है। कितने बनेंगे H2, बनने जितने बन जाए उतने बना देना। और बाकी का ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड या ठीक है जो भी है रिएक्शन उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एग्जाम्पल हमने बात कर ली, खैर कोई नहीं बताता तो भी ये एक कॉमन सेंस था, ठीक है। एक नोट करके लिखना बेटे पॉइंट, एक नोट करके पॉइंट लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है या फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, लिखवा देता हूँ पॉइंट आपको, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो मेरे को ध्यान आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कब कंसेप्ट काम आएगा, जो मैं बता रहा हूँ जब मैं आपको लिटरेचर प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट मेरे को ध्यान रखा था, मैं बताया था, कभी बाद में भूल गया तो, ठीक है। देखो जो भी एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन एक्सोथर्मिक मैनर, यानी क्या मतलब, जितने भी एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में वो ऑक्सीजन के साथ एक्सोथर्मिक मैनर पे रिएक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हीट जो है वो निकालेंगे, हीट को रिलीज करेंगे आफ्टर द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। एब्जॉर्ब नहीं करेंगे यानी एंडोथर्मिक नहीं होंगे। लेकिन फ्लोरीन और नाइट्रोजन ये मात्र दो एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हीट हमें देनी पड़ेगी बाहर से, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एक्सोथर्मिक मैनर। यानी क्या, ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो हीट हमेशा निकलने वाली है। लेकिन फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में कहानी उल्टी होती है, यानी हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये वाली जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, यानी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, इसके लिए पॉजिटिव होती है। लेकिन दूसरे अगर कोई अदर एलिमेंट है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो डेल्टा H होगा उस रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव होगा। मतलब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि हीट जो है वो इवॉल्व होगी, हीट जो है वो रिलीज होगी आफ्टर द रिएक्शन फॉर्म होगी हीट, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये कब काम आएगा आपका, जब मैं पढ़ाऊंगा बट आपको लिटरेचर प्रिंसिपल। अभी ध्यान आएगा तो अभी बताते, कोई टेंशन नहीं, बात एक ही अभी बताओ चाहे बाद में बताओ, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब चलो और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। अब मेन चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की मेन शुरुआत यहाँ से होती है, जो 20 मिनट अभी लगे आपके वो एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया चैप्टर का, सर बेसिक हो गया या यूँ कहें फील्ड डेवलप करवाने के लिए हो गया वो चैप्टर का, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्या है, चैप्टर की मेन शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की मेन शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है, ठीक है। देखो अब एक्चुअल आपको लंबा समझ में आ रहा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, तब इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअल टर्म आती है पूरे चैप्टर के नाम पे, इक्विलिब्रियम, केमिकल मतलब रिएक्शंस, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है भी बताता हूँ। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी दो चीजों में एक दूसरे में समानता आ जाना, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं इन जनरल। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या केमिस्ट्री में हम जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो उसका मतलब होता है जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है और जो रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन होती है वो दोनों बराबर हो जाती है। मतलब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बनाता है। फिर से मतलब का ये मतलब नहीं कि पहले रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट बना लेगा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद रिएक्टेंट बनाना शुरू करेगा, ऐसा नहीं, साथ में चल रहा है। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता जा रहा है वैसे उस साथ में ही, है ना, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को देता जा रहा है, साथ में चल रहा है। यानी रिएक्शन जो हो रही है वो साइमल्टेनियसली हो रही है इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दोनों स्टेट में, दोनों जगहों पे साथ में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी ये दोनों चीजें ऐसी हो जाए, यानी जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, वो दोनों बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कितना चेंज कितनी देर में आता है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इसको हम बाद में बताएंगे, केमिकल काइनेटिक्स डिटेल में रेट के ऊपर खूब चर्चा करेंगे। लेकिन कितना कंसंट्रेशन पे कितना, मतलब कितना कंसंट्रेशन 1 सेकंड यानी पर यूनिट ऑफ टाइम में चेंज होता है, दैट इज नोन एज रेट। अब मैं कह रहा हूँ रेट है आपकी मान लो 0.1 मोलर
पर सेकेंड। इसको आप मोलर मतलब क्या होता है, मोलरिटी मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, या इसको हम कह सकते हैं पर यूनिट ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, या पर लीटर कह सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, 0.1 मोल्स 1 लीटर में सोल्यूशन है, यानी मोलरिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर और सेकंड का सेकंड, तो ये मोल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इतने मोल पर लीटर पर सेकंड भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैंने कहीं आपको लिख के दे रखी है 0.1 मोल पर, ये मैंने मान लो चलो कहीं रेट दे रखी है वाली, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इतना मोल या इतना मोलर प्रति सेकंड की रफ्तार से चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि इसका जो डिकम्पोजिशन का, या इसको हम कह सकते हैं डिसअपीयरेंस का जो रेट है, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, वो है मान लो 0.2 मोलर पर सेकंड, यानी इसका मतलब ये कि 0.2 मोलर पर सेकंड की रफ्तार से ये 0.2 मोलर जो है इसका पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2.2 मोलर चेंज हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब इसका कंसंट्रेशन जो है 0.2 मोलर प्रति सेकंड कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इसका लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अगर इसका रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मान लो 0.3 मोलर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि इतने मोलर यानी 0.3 मोलर प्रति सेकंड ये बन जाता है रेट ऑफ द अपीयरेंस, क्योंकि रिएक्शन बन रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये इधर भी आ रही है रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी भी क्या होगी, रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन, ये रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। अब कैसे होती है, मैंने कहा इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात करें मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, मान लो ये आर हो गई है, चलो मान लो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये दोनों मान लो, सपोज करो, एज्यूम कर लो 0.1 मोलर पर सेकंड हो गई, यानी 0.1 मोलर पर सेकंड की रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, और प्रोडक्ट फिर से, है ना, रिएक्टेंट बना रहा है 0.1 मोलर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। जैसे हमने कहा रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, कैसे, रिएक्टेंट है, या चलो मान लो ए लिख लेता हूँ या लिख लेता हूँ बी, ये हमने कहा रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आपने क्या करा, मैं ये कह रहा हूँ कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो गई है। इसका ये मतलब है कि जिस रफ्तार से ए बी बनाएगा उसी रफ्तार से बी ए भी वापस से बना देगा, यानी कि जो रेट होगी वो दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करता हूँ बिटवीन रेट और टाइम, टाइम की जगह पर यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो शुरुआती रूप में क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होगा, क्योंकि शुरुआती रूप में तो आपके पास रिएक्टेंट ही था, प्रोडक्ट तो शुरू में बना नहीं था। तो शुरू में मान लो ये आपके पास ए है, और ये धीरे धीरे करके ये क्या होने लग गया, अब शुरू में क्योंकि इसका मैक्सिमम अमाउंट है तो सबसे ज्यादा ये बी बहुत तेजी से बनाएगा, बी जो है मतलब प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेजी से बनाएगा, और फिर धीरे धीरे क्योंकि चूंकि प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, इसका अमाउंट कम होता जा रहा है, तो कंपेरेटिवली जो पहले रेट थी उससे वो कम होती जा रही है, मतलब पहले के मुकाबले रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसलिए ये जो ग्राफ बन रहा है वो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ए के लिए बनाऊं तो कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। रेट अच्छी खासी थी, फिर धीरे धीरे किसके लिए बना, ए के लिए बना, ए मतलब रिएक्टेंट के लिए बना, और अब जैसे जैसे ही बनता जा रहा है वैसे प्रोडक्ट भी तो ये भी तो बन गया, चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये बी ए भी वापस से बनाना शुरू करेगा। तो शुरू में ये कैसे था, बहुत कम था, क्योंकि ए ने बी बहुत थोड़ा सा दिया था शुरू में, फिर उसके धीरे धीरे ए बी तक जाता रहा, तो बी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और बी का जैसे अमाउंट बढ़ता रहा है इसकी भी रेट टूवर्ड्स जब ए मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, यू कहो कि जो ए है यानी जो रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये भी बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जा रही, कोई समस्या नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक समय आएगा, एक थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति बनेगी जिस स्थिति पर जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन है और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे क्योंकि चूंकि मैक्सिमम वैल्यू में था धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चूंकि अपनी शुरुआती रूप में बी बहुत कम था, ये भी बहुत कम था, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है बी बढ़ता जा रहा है, इसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ये मान लो ये एक स्केल बनाया हमने, यहाँ पर पहले आर एफ था और यहाँ पर पहले आर बी था, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर देता ताकि इजी दिखे, रस्तर कहाँ गया, ठीक है, ठीक है, समझ लो, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। मान लो मैंने कोई स्केल बनाया रेट का, या रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, चूंकि बी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे बी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो ये धीरे धीरे पॉइंट को अचीव करता जाएगा। वैसी जो ए है यानी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो ए का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन वो भी धीरे धीरे टाइम कम होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक पॉइंट को रीच कर जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों चीज जो थी, ये दोनों निरंतर थे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वो रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो पॉइंट आ गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, जिसको हम कहेंगे उस पॉइंट पे जो रेट है वो हम कहेंगे आर ई क्यू, यानी रेट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम सिंपली, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ कैसा, तो एक देखो एक समय ऐसा है कि ये ग्राफ फिर से बताता हूँ यहाँ पे क्लियर करके इस तरीके से, ठीक है।
क्या हो रहा है, ठीक है, ये रेट वर्सेस टाइम का या रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, ठीक है। तो ए के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बी के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर काम ऐसा हो जाएगा कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे भैया जी ये तो इक्विलिब्रियम आ गया। और उस समय पर हम कहेंगे इस पॉइंट पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इस पॉइंट पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूँ आ रही होगी, ठीक है। और थोड़ा देख लेते, चर्चा कर लेते हैं इस विषय को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सुनना बेटा, एक चीज़ बहुत डिटेल में अच्छी बता रहा हूँ बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत मजा आएगा सुनने पर। सुनना, देखो मैंने कहा रिएक्ट ए था और ये बना रहा था बी, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बना क्या रहा है, बी बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, बी बना रहा है। सुनना ध्यान से, मैंने कहा इसका कंसंट्रेशन मान लो 0.5 मोलर है, चलो मान लो एज्यूम कर लो 1 मोलर है, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 1 मोलर है, ठीक है, 1 मोलर है, ठीक है। और ये कितना है बेटा, ये शुरुआती रूप में तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। अब जैसे समय बीता, मान लो ये भी एक है, ये भी एक है, मतलब रिएक्शन 1:1 के रेशियो में चल रही है, मतलब ये एक डिकम्पोज हो रहा है तो ये एक बन रहा है, एक यूनिट बन रही है, समझ रहे हो ना, 1:1 के रेशियो में चल रही रिएक्शन। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे अगर ये तभी तो कह रहा हूँ, अगर मान ली 1:2 के रेशियो में चल रही है तो 1 पॉइंट, अगर ये 1 मोल डिकम्पोज होता तो ये 2 मोल बन जाता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1:1 के रेशियो में बन रही। मतलब मान लो ये शुरुआती रूप में 1 मोलर है, 1 मोलर है, अब समय जैसे जैसे चलता गया ये कम हो गया, मान लो ये 0.7 मोलर हो गया, और ये कितना बन गया, 0.3 मोलर बन गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ध्यान से सुनना, क्या सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ द, अब मान लो शुरुआती रूप में रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी कुछ और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन होगी कुछ, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। तो जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन है और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन है वो बराबर हो गई है, ठीक है, दोनों क्या हो गई है, सेम हो गई है। अब मान लो ये कुछ है, ये दोनों वैल्यू जो है रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो मान लो 0.1 मोलर पर सेकंड है, मान लो एज्यूम कर लो, यानी 1 मोलर पर सेकंड की रफ्तार से रिएक्शन चल रही है, यानी ये 1 मोलर पर सेकंड की रफ्तार से बी बना रहा है और ये 1 मोलर पर सेकंड की रफ्तार से ए बना रहा है वापस से, ठीक है। तब अगर मान लो ये साथ में चल रही है लेकिन फिर भी मैं अलग अलग बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये 1 मोलर घट गया तो और उस साथ में ये 1 मोलर बन गया, ठीक है। लेकिन ये भी तो सोचो कि उसी समय साइमल्टेनियसली बी वापस से ये बनाएगा, मतलब ये फिर से 0.1 कम हो जाएगा और ये फिर से 0.1 कम हो जाएगा, ठीक है। यानी एक कम हुआ तो पॉइंट मतलब कैंसिल हो गया ना एक प्रकार से इफेक्ट, तो ये अगेन 0.7 रह जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया इफेक्ट, तो ये 0.7 रह जाएगा, दोनों साथ में चल रहा है क्योंकि, ठीक है। तो इसका मतलब तो कंसंट्रेशन 0.7 लिख रहा हूँ, 0.3 है ना, 0.3, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या जरूरी था कि 0.7 था, 0.3 था, कोई जरूरी नहीं था, हो सकता है ये 0.3 बच जाता और ये 0.7 हो जाता, ऐसा भी तो हो सकता था कि बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल, मतलब कंसंट्रेशन में कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, कम ज्यादा ऊपर नीचे दाएं कुछ भी चल सकता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, बराबर नहीं, इक्वल नहीं हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। या रिएक्शन कोऑर्डिनेट का या टाइम का ग्राफ बनाओगे, यानी कंसंट्रेशन है और यहाँ पर आप टाइम लिख दो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चल रहे हैं, ठीक है, या ए बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ए का कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है समय के साथ साथ कम हो रहा है क्योंकि वो बी में कन्वर्ट होता जा रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, और बी का कंसंट्रेशन धीरे धीरे विद टाइम इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि वो बन रहा है, ठीक है। तो ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ए कम जा रहा है, ये ए के लिए बना रहा हूं, और अगर मैं बी के लिए बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस समय पर कंसंट जो इक्विलिब्रियम है वो आ जाता है, यानी वो समय है जिस समय पर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, यानी कांस्टेंसी ऑब्जर्व होती है, कांस्टेंसी ऑब्जर्व होती है कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकता है और कंसंट्रेशन बराबर नहीं भी हो सकता, दोनों बातें यहाँ पर पॉसिबल होती हैं, बात समझ में आती है। अच्छा, ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ग्राफ कैसा बनाओ, ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है कि ए का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए, बी का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाए, लेकिन जिस समय पर इक्विलिब्रियम आ जाए उस समय पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। हो सकता है दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम आए दोनों का जो कॉन्स्टेंसी आ जाए, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, बराबर हो जाए नहीं हो जाए उनका हेडिंग है, लेकिन कांस्टेंट हो जाते हैं जब इक्विलिब्रियम आता है तो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा किसके लिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा किसके लिए, रेट वर्सेस टाइम के लिए, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ग्राफ बढ़िया मस्त दिखेगा। अगर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ दिखेगा, बिल्कुल ऐसे दिखेगा, यानी बराबर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है लेकिन बराबर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब उनकी इच्छा है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो दो चीजें हमने देखी इक्विलिब्रियम के बारे में, क्या, एक तो रेट बराबर हो जाता है ना, रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाती है, और दूसरी चीज हमने देखी कंसंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, सेम नहीं, सेम भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी,
सेम बट कांस्टेंट होता है, ये बात फिक्स है। तीसरी बात और चौथी बात, दो बातें यहाँ पर और है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि फिलहाल तौर पे इस वीडियो पे इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, ठीक है।